वेनेजुएला के कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट निकोलस मडुरा को उनके ही पैलेस से अगवा करने के बाद बेड़ियों में बांध करके लोअर मैनहट्टन यानी न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया ही जा रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ही विवादास्पद बयान जारी किया। और ये बयान ऐसा है जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जहां अमेरिकन आर्मी दूसरे देशों के राष्ट्रपति भवन तक घुसने में कोई कोताही नहीं करती। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. जी हाँ, ग्रीनलैंड वही फेमस बड़ा सा आइलैंड जिसको आपने अपनी 8वीं की ज्योग्राफी में पढ़ा। और ये कोई ऑफ हैंड कमेंट नहीं। ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स वन से एड्रेस करते हुए प्रेस रिपोर्टर्स को दिया। एयरफोर्स वन अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान। ट्रंप के एग्जैक्ट शब्द थे कि ग्रीनलैंड एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, यह बेहद स्ट्रेटेजिक है और वहां रशिया और चाइनीज शिप्स हमें दिख रही हैं और इसलिए अब ये हमें चाहिए। अब याद रखिए कि ग्रीनलैंड कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ग्रीनलैंड का क्षेत्र डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है और डेनमार्क इंटरेस्टिंगली नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का मेंबर है। और नेटो अमेरिका द्वारा संचालित एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री अलायंस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटो के चार्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर नेटो के किसी भी एक मेंबर कंट्री पे कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये माना जाएगा कि उसने सारे के सारे नेटो मेंबर्स पर हमला कर दिया है और सब मिलकर उस हमलावर से निपट सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अमेरिका ही नेटो का संचालन कर रहा है और जो देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है वो देश भी एक नेटो का मेंबर है। तो ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका मिलिट्री कार्रवाई करता है तो ये एक तरह का सर्कुलर लूप होगा, क्योंकि अमेरिका जो अटैकर है वही डिफेंड करने के लिए भी बाध्य होगा एज पर नेटो चार्टर। यानी कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर कोई भी मिलिट्री कार्यवाही होती है तो शायद ये नेटो का अंत होगा। लेकिन इसके बावजूद बार बार ट्रंप ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की बात आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं कहा है उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी इस बारे में चर्चा करी थी, जिसको लेकर के उनकी और डेनमार्क के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर की झड़प भी हुई। अब सवाल यह है कि अमेरिका आखिर ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? अमेरिका की आधिकारिक कहानी यहाँ पर भी काफी साफ और सीधी दिखती है। ऐसा लगता है कि बड़ा ही स्ट्रेट लाइन है और उसी कारण से अमेरिका अटैक कर रहा है। वही स्ट्रेट लाइन जो वेनेजुएला को ड्रग कार्टेल बना करके उस पर के राष्ट्रपति को उठा के ले गई, जबकि असली कारण ये था। यहाँ पे भी कुछ और होगा, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका की आधिकारिक क्या है। अमेरिका का पहला टारगेट है रशिया। कहा जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में रशिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। आर्कटिक रीजन जो उत्तरी ध्रुव है उसके आसपास के रीजन को आर्कटिक रीजन कहते हैं। वहीं पर ग्रीनलैंड है और रशिया एक बड़े क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र पर रशिया का क्षेत्रफल फैला हुआ है और इसलिए रशिया उस आर्कटिक रीजन पे अपने दबदबे को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? नए बेसिस बना रहा है और आइस ब्रेकर फ्लीट्स के जरिए आर्कटिक क्षेत्र पर अपना दबदबा जो ऑलरेडी है उसको और अमेरिका के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक दूसरा रीजन भी है और वो है चाइना। हालांकि चाइना एक आर्कटिक कंट्री नहीं है और चाइना का जो देश का जो बाउंड्री है वो कहीं भी आर्कटिक रीजन में भी नहीं है, लेकिन उसे नियर आर्कटिक पावर के रूप में देखा जाता है। उसकी रिसर्च शिप्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, इन सब को मिलाकर चाइना इस इलाके में लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका का तीसरा तर्क जो आधिकारिक तर्क है वो है आर्कटिक सिक्योरिटी। ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक रीजन में बर्फ तेजी से पिघल रही है, पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से पिघली है। आर्कटिक एक खुला और संवेदनशील मिलिट्री थिएटर बनता जा रहा है। इस वजह से यहां पर सर्वेलेंस, बेसिस और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, इन सब के लिए अमेरिका का कहना है आधिकारिक रूप से कि भाई हमें तो ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि वहां पर हम मिलिट्री प्रेजेंस और मिलिट्री सिक्योरिटी करना चाहते हैं। इसके साथ जुड़ता है मिसाइल डिफेंस। अमेरिका का कहना है कि अपने मिसाइल डिफेंस शील्ड की एक्सटेंशन के लिए उसे ग्रीनलैंड क्षेत्र की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पे एक छोटा सा फुटहोल्ड चाहिए होना चाहिए था। पूरा का पूरा आइलैंड क्यों चाहिए, ये कहानी कुछ और है, ये तो क्लियर है। क्योंकि कागजों पर अमेरिका की कहानी नेशनल सिक्योरिटी की लगती है, लेकिन जो सच्चाई है वो हमेशा की तरह अलग है। इस कहानी को भी ढंग से समझने के लिए हमें धरती की सतह से कुछ गहराई पर जाना होगा।
और जिक्र उस चीज का करना होगा जिसको अमेरिका की किसी भी प्रेस ब्रीफिंग या किसी भी मीडिया में इस बारे में चर्चा अभी नहीं हो रही है। और तब हम जान पाएंगे कि यहां पर ग्रीनलैंड में असली खेल क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यूएस के पास ग्रीनलैंड का पहले से ही एक मिलिट्री फुटहोल्ड मौजूद है। 1951 में यूएस का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत बिडोफीक स्पेस बेस में लगभग 150 अमेरिकी पर्सनल यानी अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स और उनके एक्सपर्ट्स लगातार तैनात होते हैं और ये जगह ग्रीनलैंड के बीचों बीच है। यानी सिक्योरिटी की जो जरूरतों की बात अमेरिका कर रहा है कि उसे एक नेवल बेस चाहिए, मिसाइल बेस चाहिए, आर्कटिक बेस चाहिए, उसे सर्वेलेंस सेंटर चाहिए, ये तो ऑलरेडी बीडोफीक पर एग्जिस्ट करता है और अमेरिका के पूरे कंट्रोल में है। तो फिर अब ये पूरे के पूरे आइलैंड को लेने की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो मिलिट्री का काम है ये तो बेस से भी हो सकता था। अब इसे समझना आपके लिए जरूरी है और आने वाले काल में अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी एक मिलिट्री कार्रवाई करता है तो यही तथ्य होगा जो उस मिलिट्री ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी होगा। इस तथ्य को जानने के लिए हम ग्रीनलैंड की जमीन से थोड़ा नीचे जाते हैं। ग्रीनलैंड ऊपर से तो सिर्फ बर्फ का एक बड़ा भारी भरकम टुकड़ा दिखता है। आपने ज्योग्राफी में यही पढ़ा होगा कि इसमें तो बस ग्रीन कुछ है ही नहीं, सब व्हाइट आइस है, नाम को ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा नहीं है। बर्फ की इस चट्टान के नीचे जाएं तो अनटैप्ड रेयर अर्थ रिजर्व्स इसमें छुपे हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भले ही नाम से रेयर लगते हो लेकिन असल में ये 17 खास मेटल्स का एक विशेष ग्रुप है। मेंडलीव के जो आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे वहां पर ये एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इनके बारे में आपने केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी होगी क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। इनके नाम है नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम। अब नाम से ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं लेकिन असल में इनके बिना आधुनिक दुनिया अब चल नहीं सकती। आपका स्मार्टफोन काम नहीं करेगा, टेलीविजन स्क्रीन आपकी बेकार हो जाएगी, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल बन नहीं सकते और दुनिया की कोई भी विंड टर्बाइन इन एलिमेंट्स के बिना घूम नहीं सकती। और सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वहां तक होता तो शायद बात इतनी आगे ना बढ़ती। ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड्स, रेडार्स और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को पावर करने, को चलाने और को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। F-35 वही अमेरिका का मॉडर्न जेट है जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत बड़ा नाज है और अभी भी उसने वेनेजुएला में भी उसने जब निकोलस मडूरा को अगवा किया गया तो एक बड़ा ही प्रमुख भूमिका निभाई थी और ये निश्चित हो गया था कि F-35 को मॉडर्न रेडार्स पकड़ने में अक्षम रहते हैं। यानी अमेरिका की एयरफोर्स की बेस F-35 है और F-35 का बैकबोन वही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो ग्रीनलैंड की चट्टान के नीचे हैं। यानी ग्रीनलैंड में मौजूद ये सारे मिनरल्स सिविलियन और मिलिट्री पावर इन दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की तो रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में जहां पर भी हैं उस पर सबसे बड़ा कंट्रोल चाइना का है। दुनिया में 60% से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में है, चाइना द्वारा माइन किए जाते हैं और 90% से ज्यादा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग यानी उन मिनरल्स को यूजफुल एसेट्स में बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तब्दील करना सिर्फ चाइना में हो रहा है। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन, नेटो और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सब एक साथ इन्हीं मटेरियल्स के पीछे बेचैन दिख रहे हैं और यही रेयर अर्थ की भारी मौजूदगी ग्रीनलैंड के ऊपर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्रीनलैंड के पास लगभग 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का रेयर अर्थ रिजर्व है। यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, एक टन में 1000 किलो होते हैं और ये दुनिया के कुल रिजर्व्स का लगभग 18% है। यानी कि दुनिया के कुल रिजर्व का लगभग 1/5 हिस्सा पूरा का पूरा ग्रीनलैंड के नीचे है। इतना ही नहीं, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन जिन 30 रॉ मटेरियल्स को क्रिटिकल मानता है, यानी ये रेयर अर्थ नहीं है लेकिन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं, उनमें से 25 से ज्यादा ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। इनमें गोल्ड, जिंक, आयरन और यहां तक कि ऑयल और नेचुरल गैस भी है, यानी बैक टू पेट्रोलियम। ग्रीनलैंड सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब नहीं रह गया है, ये एक रिसोर्स पावर हाउस है। ये दुनिया की भावी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है और यही वजह है कि अमेरिका की असली चिंता सिर्फ आर्कटिक सिक्योरिटी को लेकर नहीं है, उसके लिए तो ग्रीनलैंड में ऑलरेडी प्रबंध हो चुके हैं। असली चिंता और असली वजह है सप्लाई चेन पर कंट्रोल। चाइना पर डिपेंडेंसी को तोड़ना है, रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी को रोकना है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की चाबी और रिसोर्सेज अपने हाथ में रखने हैं। और बात सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स तक ही सीमित अब नहीं रह गई है।
हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में जो हीटिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ रही है और इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है आर्कटिक रीजन में, जहां भारी मात्रा में बर्फ होती है, यानी पोलर आइस कैप्स होती हैं। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और पिछले 4 दशकों में जो आर्कटिक सी आइस है, यानी जो उत्तरी ध्रुव पर जो समुद्र में बर्फ है, वो लगभग 40% घट चुकी है, यानी लगभग आधी हो गई है। और इसी वजह से ये बर्फ जब पानी बन रही है तो नए रास्ते खुल रहे हैं शिपिंग के लिए। आज एशिया से यूरोप तक, जहां पारंपरिक रूट से जहाजों को लगभग 20,000 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, वहीं अगर आर्कटिक रूट्स खुल जाएं तो ये दूरी लगभग 30 से 40% तक कम हो जाएगी। मतलब कम समय, कम ईंधन, कम लागत, यानी कि बड़ा मुनाफा। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार फ्यूचर में ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स हैं, उसका लगभग 15 से 20% हिस्सा आर्कटिक रूट से होकर गुजर सकता है। अभी ये लगभग शून्य के करीब है और ग्रीनलैंड इन रूट्स के बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। जो ग्रीनलैंड को इन्फ्लुएंस करता है वो आर्कटिक सी लेन्स को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करेगा। ग्रीनलैंड फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट्स दोनों को शेप कर रहा है और यही वजह है कि आर्कटिक अब सिर्फ एक जियोग्राफी नहीं रहा, बर्फ का ढेर नहीं है, अब एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन चुका है। और इसलिए सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड सुरक्षित है या नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रिसोर्सेज और रूट्स, ग्लोबल रूट्स पर कब्जा किया जा रहा है। क्या ये प्लान है? और अगर ऐसा है तो आज तो ग्रीनलैंड है, कल कोई और होगा। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ आर्कटिक की कहानी नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की, क्रिटिकल मिनरल्स की, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की और 21वीं सदी की नई जियोपॉलिटिक्स की, जहां बॉम्ब की जगह बैलेंस शीट्स काम करती हैं और कंट्रोल बंदूकों से नहीं, लेवरेज से लिया जाता है। ग्रीनलैंड का क्या होगा भविष्य में, ये तो हम नहीं बता सकते, सिर्फ 2 लोग जानते हैं कि क्या होगा। पहला है समय, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर कंट्रोल उनका खुद का है और एक हद तक अमेरिकन वोटर्स का। लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जो कार्रवाई हुई है उसके बाद ट्रंप ने 3 देशों को डायरेक्ट थ्रेट दी है, जिनमें से एक है मेक्सिको, कोलंबिया और तीसरा ग्रीनलैंड। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, आगे क्या होगा इस बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड में कुछ शुरू हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी होने वाला है उसके कारण क्या हैं। और ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये मैसेज हम चारों ओर फैला सकें और इस बार हम तैयार रहें अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसके अंडरलाइंग फोर्सेस को समझने के लिए।